नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र का ये हमारा 8वां वीडियो है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम आपको मौद्रिक नीति के गुणात्मक विधि के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने मात्रात्मक विधि को पढ़ लिया है। तो गुणात्मक विधि यानी जिसे हम चयनात्मक विधि भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हम साख की राशनिंग, मार्जिन में परिवर्तन, उपभोक्ता साख नियमन, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले साख की राशनिंग। यहाँ साख का अर्थ मनी सप्लाई से है, यानी हम जब मार्केट में मनी सप्लाई की बात करते हैं तो उसी को हम साख की राशनिंग कहेंगे। तो इसे आप कह सकते हो या साख के विशिष्ट प्रयोग से। विशिष्ट प्रयोग मतलब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ये पहले से तय कर लेगा। जी क्या तय करेगा कि साख का यानी मनी सप्लाई का प्रयोग किस दिशा में होना चाहिए। यहाँ दिशा का अर्थ होता है क्षेत्र। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, वही द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र होता है। तो यहाँ आरबीआई पहले से डिसाइड करेगा कि मनी सप्लाई को किस क्षेत्र में करना है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ सिलेक्टिव बेसिस पे ये करेगा। अब मार्जिन में परिवर्तन। यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्जिन का अर्थ क्या होता है। मार्जिन के अर्थ को समझना बहुत ही आसान है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो कोई ए नाम का व्यक्ति है जो क्या करता है, जिसके पास 10 लाख की संपत्ति है और वो एसबीआई के पास क्या करता है, प्रतिभूति के रूप में जमा कर देता है। क्यों? क्योंकि ए को कुछ पैसे चाहिए। अब ए को पैसे चाहिए और 10 लाख की संपत्ति इसने एसबीआई के पास जमा कर दिया। एसबीआई इस 10 लाख में पूरे 10 लाख को वापस नहीं करेगा। वो 10 लाख रुपए के प्रति केवल 8 लाख रुपए लोन के रूप में देगा। तो यहाँ पे बचा हुआ जो शेष जो एसबीआई यानी बैंक ए को वापस नहीं करता है, उसी को मार्जिन कहा जाता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं बचा शेष इज इक्वल टू मार्जिन। यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मार्जिन इज इक्वल टू प्रतिभूति का बाजार मूल्य, रियल में उसका मूल्य कितना है, और माइनस प्रतिभूति के बदले दिया ऋण, यानी उसे कितना ऋण मिला। 10 लाख के वस्तु में यदि उसे 8 लाख ही मिला तो बचा हुआ जो शेष 2 लाख रुपए है वो मार्जिन कहलाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2 स्थितियाँ हो सकती है, मुद्रास्फीति की स्थिति और मुद्रा संकुचन की स्थिति। तो क्या करना है, मार्जिन को बढ़ाना है या घटाना है। सबसे पहले हम मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हैं। मुद्रास्फीति मतलब जब वस्तु एवं सेवाओं के दाम लगातार बढ़ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आरबीआई मार्जिन की दर को बढ़ाएगा। मार्जिन की दर को बढ़ाने का यहाँ तात्पर्य है यानी कम से कम पैसा देना चाहेगा आरबीआई, कम से कम पैसा देना चाहेगा जिससे मार्केट में कम से कम मनी सप्लाई हो। और जब मनी सप्लाई में कमी आएगी तो क्या होगा, इसे आगे समझते हैं। तो यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होगा, आरबीआई मार्जिन की दर को बढ़ाएगा जिससे प्रतिभूति के बदले ऋण कम मिलेगा और बाजार में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और मनी सप्लाई अगर कम हुआ तो क्रय शक्ति में कमी आएगी, और क्रय शक्ति में कमी आएगी तो मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी तो कीमत में कमी आएगी, और कीमत में कमी आ गई, यही तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो गया। यहाँ मुद्रास्फीति नियंत्रण यही तो है, जब दाम बढ़ रहे हैं वापस यदि वो अपने मूल्य पे आ जाए तो उसी को तो मुद्रास्फीति नियंत्रण कहा जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब 10 लाख के बदले 8 लाख मिलता है तो 2 लाख मार्जिन होता है। लेकिन जब हम 10 लाख के प्रति 6 लाख वापस देते हैं या 10 लाख के प्रति 4 लाख वापस देते हैं, तो ऐसे में हम देख रहे हैं धीरे धीरे मार्जिन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे मार्जिन बढ़ रहा है या ना देने वाला जो अमाउंट है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, देने वाला अमाउंट घट रहा है। जब देने वाला अमाउंट घटेगा तो बाज़ार से मनी सप्लाई भी तो कम होगी।
अब यही देखते हैं मुद्रा संकुचन की स्थिति में इसके ठीक विपरीत होगा। जैसे इसमें क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन में कमी कर देगा। मार्जिन में कमी कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे मार्केट में देगा, यानी पैसे कम काट के रखेगा। तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन में कमी कर देगा। इससे क्या होगा, प्रतिभूति के बदले दिए जाने वाला ऋण में वृद्धि हो जाएगी। और जब ऋण में वृद्धि होगी तो बाज़ार में मनी सप्लाई में वृद्धि होगी। जब बाज़ार में मनी सप्लाई में वृद्धि होगी तो लोगों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति में भी वृद्धि होगी। और जब खरीदने की शक्ति में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी। और जब मांग में वृद्धि होगी तो मूल्य में तो वृद्धि होगी। अभी क्या था, मुद्रा संकुचन की स्थिति थी। जब दाम बढ़ रहे हैं, मूल्य बढ़ रहे हैं, तो मुद्रा संकुचन नियंत्रित होनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं उपभोक्ता या साख नियमन, जिसे आप किस्त भुगतान भी कहते हो। दो स्थितियों को एक साथ देखेंगे, मुद्रा संकुचन की स्थिति में और मुद्रास्फीति की स्थिति में। सबसे पहले हम समझते हैं एक उदाहरण के साथ। यदि मान लो कोई वस्तु है जिसका मूल्य 1 लाख रुपए है, तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या किया जाएगा कि डाउन पेमेंट को कम कर दिया जाएगा, यानी 10,000 के आसपास रखा जाएगा। वहीं मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या करेंगे, डाउन पेमेंट को 50,000 तक बढ़ा दिया जाएगा। मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या किया जाएगा, बचा हुआ राशि ज़्यादा होगा और मुद्रास्फीति की अवस्था में बचा हुआ राशि कम होगा। यहाँ फिर से समझते हैं, यानी कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में डाउन पेमेंट 10,000 मान लिया गया, शेष राशि 90,000 बच जाएगा। अब किस्त की राशि भी कम कर दिया जाएगा, 2,000 समथिंग पर मंथ हो जाएगा। तो भुगतान की अवधि लगभग 90 डिवाइड बाई 2,000, तो ये 45 महीने चलेगा। और वहीं पे मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या होगा, शेष राशि क्या बचा, 50,000। और जब 50,000 बचा तो किस्त की राशि को यहाँ पे ज़्यादा कर दिया जाएगा, 10,000 पर मंथ। तो भुगतान की अवधि कितना, 50,000 बचा हुआ है, 10,000 पर मंथ देना है, तो 5 महीने होगा। इसको और अस्ते से आसानी समझते हैं। वस्तु खरीदना आसान कर दिया जाएगा, किस अवस्था में, मुद्रा संकुचन की स्थिति में। और वहीं वस्तु खरीदना जटिल कर दिया जाएगा, किस स्थिति में, मुद्रास्फीति की अवस्था में। आगे समझते हैं क्यों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहले देख लें कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होगा, डाउन पेमेंट को कम कर दिया जाता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में डाउन पेमेंट को कम कर दिया जाता है और किस्त की राशि को घटा दिया जाता है। भुगतान की अवधि को लंबा कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, और इसके अलावा खरीदने की शर्तों को आसान एवं सरल बना दिया जाता है। और इसके अलावा आरबीआई उदार नीति का पालन करता है। इन सब को करने के पीछे की वजह यह है कि जब चीज़ों को आसान कर दिया जाएगा तो अधिक से अधिक लोग मार्केट में वस्तुओं को परचेस करेंगे। तो जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। वहीं मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या होगा, डाउन पेमेंट को रकम को बढ़ा दिया जाएगा। डाउन पेमेंट की रकम को बढ़ा दिया जाएगा। अब क्या होगा, फिर किस्त की राशि को भी बढ़ा दिया जाता है। भुगतान की अवधि को छोटा कर दिया जाता है। खरीदने की शर्तों को जटिल बना दिया जाता है और आरबीआई महंगी नीति का अनुसरण करता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे जटिल बना दिया जा रहा है कि लोग कम से कम वस्तुओं को खरीदें। जब कम से कम वस्तुओं को खरीदेंगे, यानी मांग में जब कमी आएगी तो मूल्य में गिरावट आएगी, तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों अवस्थाओं में, पहली अवस्था हमने ये देखा मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या हो रहा है कि वस्तुओं को खरीदना आसान कर दिया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग वस्तुओं को खरीद रहे हैं, यानी मांग में वृद्धि आ गई है। वहीं मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या हो रहा है कि वस्तुओं को खरीदना जटिल कर दिया गया, यानी मांग में कमी आ जाएगी, जिससे वस्तुओं के दाम यानी मूल्य में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं नैतिक दबाव। देखो बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं या बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब कुछ करने से काम नहीं होता तो वहाँ हम नैतिकता से काम चलाते हैं। तो वैसे विभिन्न बैंकों को नैतिकता के आधार पर मनी सप्लाई बढ़ाने या घटाने को कहा जाता है। इससे क्या होगा, देखो इसमें हो सकता है कि इन्फ्लेशन की स्थिति हो तो मनी सप्लाई कम करने के लिए कहा जाएगा,
डिप्लेशन की स्थिति हो तो मनी सप्लाई ज़्यादा करने की बात कही जाएगी। इसमें कोई दबाव नहीं होता, बस बैंकों को कहा जाता है भारत की स्थिति को सुधारने के लिए, यानी जो भी स्थिति परिस्थिति है उस परिस्थिति को सुधारने के लिए इन्फ्लेशन की स्थिति में मनी सप्लाई को कम करने के लिए कहा जाता है और डिप्लेशन की स्थिति में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, सभी बैंकों से बातचीत के आधार पे। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है प्रत्यक्ष कार्रवाई। जब ऐसे वैसे कहने से काम नहीं चला, हो गया, तो अब प्रत्यक्ष कार्रवाई होगा। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या दंडात्मक कार्रवाई या फिर हो सकता है लाइसेंस रद्द करने का आदेश, कि यदि